नहीं बल्कि रोजमर्रा का अनुभव है। हमारे देश में सुरक्षा बल का कार्य जेब कतरों को पकड़ना नहीं है या घाटी में आतंकवाद, लाल गलियारे में खूनी नक्सलवाद, उत्तर पूर्व में उग्रवाद जैसी गंभीर समस्या इस देश को खंडित करने का प्रयास करती रहती है। और इन्हीं समस्याओं के बीच हमारे जवान से उम्मीद करना कि वो बीच मुठभेड़ में अपनी राइफल को रोककर शांत मन से विचार करे कि अरे भाई कहीं मैं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तो नहीं करने जा रहा हूं, यह अपेक्षा नहीं, देश की सुरक्षा के साथ क्रूर मजाक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में स्पष्ट तौर पर सोलुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स के सिद्धांत को स्वीकार किया था, जो कहती है जनता की सुरक्षा ही सर्वोच्च कानून है। और क्या हम नहीं जानते कि आतंकी मानवाधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में करते हैं? ये भीड़ में घुसते हैं, बच्चों को आगे करते हैं, धार्मिक स्थल पर छिप जाते हैं और कहते हैं देखिए हम पर हमला मत कीजिए, आपको मानवाधिकार का वास्ता। उदाहरण के लिए नाइजीरिया में बोको हराम महिलाओं में बच्चों को मानव ढाल के रूप में प्रयोग में लाता है एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का कार्ड खेलता है। तो विचार कीजिए, अगर ये आतंकी मानवाधिकार को अपनी रणनीति का हिस्सा बना ले और हम इन्हें अपनी बेड़िया बना ले तो जीत किसकी होगी? इसी क्रम में मेरे योग्य प्रतिद्वंदी कहते हैं कि मानवाधिकार से जनविश्वास लौटता है, जिससे सुरक्षा एवं शांति की स्थापना होती है। सही बात है, लेकिन संघर्ष वाले क्षेत्रों में जनविश्वास केवल मानवाधिकार से नहीं बल्कि सुरक्षा एवं नियंत्रण से भी वापस लौटता है। जब हालात बिगड़ते हैं, भीड़ सड़कों पर आती है, देश विरोधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं, तब जनविश्वास मानवाधिकार की उन 20 पन्नों की सूची से नहीं बल्कि सुरक्षा बलों की 2 मिनट की निर्णायक कार्यवाही से वापस लौटता है। इसी मत की पुष्टि होती है गृह मंत्रालय की उस रिपोर्ट से जो बतलाती है कि सन 2016 से 23 के मध्य विभिन्न सुरक्षा बलों की कार्यवाही के कारण नक्सली घटनाओं में 77% की कमी आई है। अतः शांति सदैव सुरक्षा के बाद आती है, उससे पहले नहीं। और फिर कठोर मानवाधिकार पालन से ऑपरेशंस की गोपनीयता भी तो टूटती है। अब मेरे प्रतिद्वंदी कहेंगे कि पारदर्शिता जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन अति पारदर्शिता उतनी ही खतरनाक है जिसे किसी चोर को यह बता देना कि अरे भाई रात 12 से 3 में घर पर नहीं हूं, तुम आराम से आना। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब 26/11 एवं कारगिल युद्ध के दौरान मीडिया के तथाकथित सूचना के अधिकार की लाइव रिकॉर्डिंग ने खुफिया जानकारी को ही ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। अतः पारदर्शिता को देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। और फिर एक पक्ष यह भी तो है कि कागज की दुनिया और वास्तविक दुनिया में अंतर होता है। कागज की दुनिया में गोलियां नहीं चलती, कागज की दुनिया में बम नहीं फटते, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा होता है। चाणक्य ने भी अपने राज्य सुरक्षा सिद्धांत में कहा था कि शत्रु हर पल अपनी गति बदलता है और जो राज पल भर भी चकता है वो अपनी पराजय को आमंत्रित करता है। तो यदि हमारे जवान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से डरते रहे तो उनके हाथ कांपेंगे, और जब जवान के हाथ कांपेंगे तो उसका मुआवजा तिरंगे में लिपटी लाशों एवं कई माताओं के आंसुओं से इस देश को चुकाना पड़ेगा। मैं सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या अधिकारों का अतिरेक हमारी सुरक्षा से समझौता नहीं है? क्या अनियंत्रित अभिव्यक्ति दंगों का निमंत्रण नहीं है? क्या असीमित धार्मिक स्वतंत्रता सांप्रदायिक चिंगारी नहीं है? क्या सीमाओं पर मुक्त आवागमन हमारी सीमाओं के साथ समझौता नहीं है? माफ कीजिए, मैं एक फौजी हूं, देश की सुरक्षा चिंताओं से समझौता नहीं कर सकता। माननीय निर्णायक गण, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मानवाधिकार जरूरी नहीं है, वे तो हमारी सभ्यता की रीढ़ है, मानवीय गरिमा की शक्ति पुंज है। मैं ये भी नहीं कहता कि सैन्य बलों को अनियंत्रित अधिकार दे दीजिए, उनकी वर्दी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही जिम्मेदार होनी चाहिए। मैं बस ये कहता हूं कि असाधारण परिस्थिति में पूर्ण मानवाधिकार एवं पूर्ण सुरक्षा एक साथ नहीं चल सकते। कभी सुरक्षा जरूरी होती है, कभी मानवाधिकार जरूरी होते हैं। अतः समाधान आदर्शवाद की उन कठोर रेखाओं में नहीं बल्कि परिस्थिति आधारित संतुलन में है। एक परिपक्व लोकतंत्र वही है जहां मानवाधिकार की भी रक्षा हो और सुरक्षा की भी अनिवार्यता बनी रहे। अतः किसी कवि ने समीचीन ही कहा है, सुरक्षा भी जरूरी है, मानवीय मूल्य भी है महान। सुरक्षा भी जरूरी है, मानवीय मूल्य भी है महान। राष्ट्र है सुरक्षित तो खिलते हैं अधिकार और सम्मान। शांति का दीप तभी जले जब ढाल बने हो वीर जवान। जय हिंद, जय भारत।